हाँ, तो आज का टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? हमने एनर्जी कंजर्वेशन में, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। उनमें से एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है बच्चों? जब एक लो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस जब हाई बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो आपको नोट कर लेना है, ऊपर जो 3 लाइनें लिखी हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ये जो बाइंडिंग एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में, जो न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये प्रोसेस 2 तरह से हो सकती है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। जब फिजन होता है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जब फ्यूजन होता है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले समझिए न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस A greater than 230 into a 2 or more lighter nuclei by the bombardment of proton, neutron और अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। जब किसी बड़े न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज़्यादा होता है, उस पर अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या कोई पार्टिकल हम फॉल कराते हैं इनमें से, तो बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस में बच्चों केमिकल प्रोसेस के कंपैरिजन में न्यूक्लियर प्रोसेसेस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, मिलियन टाइम्स ग्रेटर एनर्जी रिलीज होती है। इसका एक एग्जांपल है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पे जब हम एक न्यूट्रॉन फॉल कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है, और 3 नए न्यूट्रॉन रिलीज करता है। साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू की जो वैल्यू है वो हम आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्वेशन E = mc² से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस में कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट्स और दीज आर द रिएक्टेंट्स, ऐसे मान के चल सकते हैं। इनका टोटल मास और इनका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास का जो डिफरेंस है, ये मास डिफेक्ट होगा, और उस मास डिफेक्ट को जब हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी रिलीज्ड जो है क्यू वैल्यू मिल जाती है। इस इक्वेशन में एक फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा यहाँ जो इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये अनस्टेबल के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। फिर ये बीटा डिके करते हैं। बीटा डिके जब तक चलता रहता है जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए, और स्टेबिलिटी आने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और जब तक स्टेबल होते हैं ये प्रोडक्ट न्यूक्लियाइज, तब तक बीटा डिके का फिनोमेना होता रहता है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है ना, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है वो समझो। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बच्चों, अभी हमने देखा कि एक यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। 3 नए न्यूट्रॉन नए 3 एटम को स्प्लिट कराएगा, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये 9 न्यूट्रॉन्स 3 नए एटम्स को स्प्लिट कराएंगे, 27 नए एटम्स को स्प्लिट कराएंगे। तो इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और ये शॉर्ट टाइम में
मिलियन सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड भी हो सकती है और अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। तो दो तरह की चेन रिएक्शन है ये। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है, जिसमें कि हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये कंट्रोल हो जाती है। नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड डिक्रीज हो जाते हैं, कम टाइम में कम फिजन होंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। और अनकंट्रोल क्या होगी, अनकंट्रोल जिसमें कि आप न्यूट्रॉन्स को नहीं रोक पा रहे हो और रिएक्शन कंटिन्यूस आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इसको एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल है इसका, न्यूक्लियर बम अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ये जो चेन रिएक्शन है ये किस टाइप की होगी वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। उस फैक्टर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है बच्चों, इसका रेशियो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो रेशियो है वो रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बराबर होता है। अगर ये फैक्टर k इक्वल टू 1 है तो जो रिएक्शन है वो क्रिटिकल होगी। ओके, अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो ये जो रिएक्शन सुपर क्रिटिकल हो जाती है, और अगर k की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो सब क्रिटिकल होती है। So nuclear fusion. In fusion, two heavy nuclei come very close. And देखो बच्चों क्लोज कैसे, जब दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये रिएक्शन कराने के लिए इन दोनों न्यूक्लियाइज को पास लाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब ये फिनोमेना हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। मतलब इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कि ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के नज़दीक आ पाए। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो फिर फ्यूजन का फिनोमेना हो जाता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हो। यहाँ देखो बच्चों, दो हाइड्रोजन के स्मॉल न्यूक्लियाइज, एक इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। दो प्रोटियम मिलके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ पे प्रोटियम मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कराते हैं। तीसरी इक्वेशन 1s2 + 1s2 1s3, ये ट्रीटियम बनाते हैं और एक प्रोटियम आता है और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द स्टार्स में एनर्जी का सोर्स होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। तो सन में ये प्रोसेस कैसे होती है उसको समझिए बच्चों। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो फिनोमेना होता है वो 4 स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस। फ्यूजन रिएक्शन इन सन इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस in which hydrogen is fused into helium. The proton-proton cycle by which this occurs is represented by the following set of reactions. ये 4 इक्वेशन रिएक्शंस आपको याद कर लेना है। पहला से यहाँ पे बच्चों दो प्रोटियम मिलके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। उसके बाद एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके इतनी एनर्जी रिलीज करता है, वो गामा फोटॉन्स निकालता है। फिर प्रोटियम और ड्यूटेरियम मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर से चौथे स्टेप में दो हीलियम के न्यूक्लियस मिलके एक हीलियम का बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं जिसका मास नंबर 4 होता है और 2 प्रोटियम निकालते हैं, प्लस इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 4 स्टेप में प्रोसेस होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है इन स्टार अपने सन के अंदर। अगर इन चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं तो बच्चों क्या होता है, 4 प्रोटियम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पर स्ट्राइक करते हैं तो ये एक हीलियम बनाते हैं और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि हमारा जो सन है इस पर जो फ्यूल है वो कितने साल के लिए सफिशिएंट है, इसकी एज क्या है। तो बच्चों याद रखना, सन की जो एज है 5 × 10⁹ ईयर्स है और इसके पास अभी इतना सफिशिएंट फ्यूल है कि ये 5 बिलियन ईयर्स के लिए और एनर्जी जनरेट कर सकता है।
में न्यूक्लियर हॉलोकास्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। न्यूक्लियर हॉलोकास्ट क्या है? न्यूक्लियर वीपन्स की हेल्प से अगर हम कोई डिस्ट्रक्शन वर्क कर लेते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके अगर हम किसी भी तरह की नुकसान कर लेते हैं, तो इस तरह का जो न्यूक्लियर वीपन का यूज़ करके जो फिनोमेना होता है उसको न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट कहते हैं। इसको मैंने लिखा है, इट इज़ द नेम गिवन टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन दैट वुड बी कॉज्ड बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। अगर हम देखें हैं, समझें, यूरेनियम 235 में केवल 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 4 × 10⁻15 जूल एनर्जी रिलीज कर सकता है, जो कि 2000 टन TNT के बराबर होता है। लास्ट में टॉपिक बच्चों पढ़ना है आपको, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियाई को जो कि फ्यूज होना चाहते हैं उनको हमें सफिशिएंट एनर्जी देनी होती है, जिससे कि वो उनका कूलम्बिक फोर्स को ओवरटेक करके वो फ्यूज हो सके। ऐसा पृथ्वी पर संभव होना मुश्किल है, क्योंकि जो जिस कंटेनर जितना टेम्परेचर चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, वो 10⁻⁴ केल्विन होता है। इस सन पे ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सफिशिएंट एनर्जी होती है, तो ईजिली संभव है। बट ऑल कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू प्रोड्यूस अ कंटेनर विच कैन सस्टेन सच अ हाई टेम्परेचर। इस तरीके से बच्चों हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा। थैंक यू।